हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बने रहिए आज के इस सेशन में। लेट्स स्टार्ट नाउ। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति से संबंधित कुछ एमसीक्यूज हैं जो ऑल एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहे आज के इस सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे कि मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति यानी इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि मुद्रास्फीति होता क्या है। ठीक, तो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन वह स्थिति जब निश्चित समयावधि में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है तो उसे मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन कहते हैं। इट मीन्स कि वस्तुएं और सेवाओं का महंगा होना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि वस्तु की मांग, वस्तु की आपूर्ति और वस्तु की कीमत मुद्रास्फीति कहलाती है। इसमें वस्तु की मांग भी बढ़ेगी, आपूर्ति कम हो जाएगी, देन जो वस्तु की कीमत है वो भी बढ़ेगी। तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी? मुद्रास्फीति की कंडीशन कहलाएगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है। तो भारत में मुद्रास्फीति की माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स कौन जारी करता है। तो औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक श्रम ब्यूरो जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का आधार वर्ष क्या था। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं। तो मुद्रास्फीति के कारण वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है और मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। इट मीन्स कि जो मुद्रा होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है एंड देन जो वस्तु होते हैं उनके जो प्राइस होते हैं उसमें काफी वृद्धि हो जाती है, यानी कि वस्तुएं महंगी होने लगती हैं। तो यह सिचुएशन मुद्रास्फीति की कहलाती है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे कि फिलिप्स वक्र यानी कि फिलिप्स कर्व क्या दर्शाता है। तो फिलिप्स कर्व मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य के संबंध को दर्शाता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि अप्रैल 2014 से पहले थोक मूल्य सूचकांक जिसे बोला जाता है WPI भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय मौद्रिक नीतियों का निर्धारण मानक था। उर्जित पटेल समिति की सिफारिश के पश्चात इसे बदलकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI कर दिया गया है। इट मीन्स कि जो अप्रैल 2040 से पहले WPI भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारतीय मौद्रिक नीति के निर्धारण का मानक माना जाता था, बट उर्जित पटेल की समिति की सिफारिशों के आधार पर इसे बदलकर अब WPI के स्थान पर CPI कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देती है। तो वाणिज्यिक बैंक सरकार को सावधिक तरलता अनुपात के आधार पर कर देती है, यानी कि उधार देती है। मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाती है। मुद्रास्फीति और मंदी की एक साथ उपस्थिति गतिहीन स्फीति को दर्शाता है। गतिहीन स्फीति यानी कि स्टैग्फ्लेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की किस रीति के प्रयोग द्वारा संभव है। तो ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना गुणात्मक साख नियंत्रण यानी कि क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के द्वारा संभव है। अब हम बात करेंगे कि अपस्फीति यानी कि डिफ्लेशन के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है। डिफ्लेक्शन के द्वारा
वस्तुओं एवं सेवाओं की सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट होने लगती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इस लक्ष्य के तहत 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित किया गया है, जिसमें 2% का अर्थात अधिकतम 6% और न्यूनतम 2% का उतार चढ़ाव हो सकता है। मुद्रास्फीति के इस लक्ष्य को आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए पिछले 5 वर्षों के समान स्तर पर रखा गया है। तो जो ये फैक्ट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि स्थायी मुद्रा स्फीति यानी कि कोर इन्फ्लेशन की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो कोर इन्फ्लेशन की गणना में खाद्य पदार्थ और ईंधन के घटक होते हैं जो उनको शामिल नहीं किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौद्रिक नीतियों की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है। तो मौद्रिक नीतियों की समीक्षा प्रत्येक 2 माह के उपरांत की जाती है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं नगद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्रवाई ओपन मार्केट ऑपरेशन साधन है। तो नगद आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई मौद्रिक नीति के साधन है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है। तो भारत में जो कमर्शियल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक की देनदारी में सबसे महत्वपूर्ण जो अंश है वो है सावधि जमा यानी कि जिसे बोला जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि वस्तुओं की संख्या और भारांश किस वर्ष में कितना रहा है। तो प्रमुख समूह प्राथमिक वस्तुएं, ये वस्तुओं की संख्या 2004 से लेकर के 5 में 102, 2011-12 में 117, 2004-5 में 20.12 एंड 2011-12 में 22.62 रहा है। उसके बाद देखेंगे ईंधन एवं ऊर्जा 2004 और 5 में 19 एंड 11-12 में 16, 2000 भारांश इनका रहा है 2004-5 में 14.19 एंड 2011-12 में 13.15। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो निर्मित उत्पाद होते हैं उनकी संख्या 555 एंड 11-12 में 564 एंड इनका जो वारांश रहा है 2004-5 में 64.97 एंड 11-12 में 64.23। अब टोटल वस्तुएं 676 2004-5 में एंड 11-12 में 697 एंड 2004 में इनका भारांश 100.00 एंड 11-12 में 100.00 रहा है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि वह स्थिति जब इन्फ्लेशन एवं मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन की अवस्था एक साथ उपस्थित हो तो उसे क्या कहा जाता है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन एंड जो मुद्रा संकुचन होता है ये एक साथ हो तो स्थिति क्या कहलाती है, शुकफ्लेक्शन की कहलाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है। तो जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा की जाती है। रेपो दर यानी कि रेपो रेट का नियमन कौन करता है। तो रेपो रेट का नियमन आरबीआई के द्वारा किया जाता है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक भी बोला जाता है और ये अंतिम ऋणदाता के रूप में भी इसको जाना जाता है। नोट एंड करेंसी, 1 रुपये को छोड़ करके सारी जितनी भी करेंसी है उनको जारी करने का राइट्स केवल आरबीआई के पास ही है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास
विभिन्न कमर्शियल बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? तो रिजर्व बैंक के पास कमर्शियल बैंक की जो टोटल जमा होती है और आरक्षित राशि होती है उसको CRR यानी कि नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कमर्शियल यानी कि वाणिज्य से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा की कमी होगी। ठीक, तो यहाँ पर जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करती है तो इट मीन्स क्या होगा कि वाणिज्य यानी कि कमर्शियल बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा की कमी होगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि वह ऋण पत्र जिसकी धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे क्या कहा जाता है? तो वह ऋण पत्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे शोधनीय ऋण पत्र कहा जाता है। यहाँ पर वन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, इसको देखेंगे कि हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हेलीकॉप्टर मनी होती है, हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा किया गया था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, राज्य भविष्य निधि स्टेट प्रोवाइड फंड के अंतर्गत सरकार जो प्राप्त मुद्रा किस कोष में जमा किया जाता है? ठीक है, तो ये किया जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो प्राप्त मुद्रा होती है उसको सार्वजनिक लेखा निधि में जमा करती है। भारत में मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप क्या है? तो भारत में मुद्रास्फीति की मापन की सबसे लोकप्रिय माप है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। ठीक है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो इनकी कीमतों में गिरावट आती है जिसे मुद्रा संकुचन यानी कि डिफ्लेशन कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में जब वस्तु एवं सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए और इनकी कीमतों में क्या हो जाती है? कीमतों में गिरावट आ जाती है तो यह स्थिति मुद्रा संकुचन की कहलाती है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ऑपरेशन ट्विस्ट रिजर्व बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुसूचित वाणिज्य बैंक किसानों एवं ग्राहकों को जिस दर से ऋण देती है उसे क्या कहा जाता है? अनुसूचित वाणिज्य बैंक किसानों एवं ग्राहकों को जिस दर पर ऋण देती है उसे बेस रेट यानी कि आधार दर कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना वस्तु एवं सेवाओं दोनों के कीमतों के आधार पर की जाती है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है CPI यानी कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जिसे बोला जाता है। ठीक, इसका CSO का फुल फॉर्म होता है। अब देखते हैं, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देती है क्या कहलाती है? तो वह दर जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देती है वह रिजर्व रेपो दर कहलाती है यानी कि रिजर्व रेपो रेट के रूप में माना जाता है, कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं सावधिक तरलता अनुपात। ठीक है, जिसे शॉर्ट में SLR भी बोला जाता है, स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वित्त क्षेत्रक सुधार पर नरसिम्हन समिति ने क्या सुझाव दिया था? तो वित्त क्षेत्रक सुधार पर नरसिम्हन समिति ने सावधिक तरलता अनुपात SLR तथा नगद आरक्षित अनुपात CRR कम करने का सुझाव दिया था।
अगर आपसे पूछा जाता है कि वित्त क्षेत्र के सुधार में नरसिंहन समिति ने क्या सुझाव दिए थे, तो सावधिक तरलता अनुपात को कम करना और सीआरआर को कम करने का इन्होंने सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से मौद्रिक तरलता में कमी आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है। तो मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ का गवर्नर। ठीक है, रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष। अब यहाँ पर देखते हैं मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य आरबीआई के प्रतिनिधि होते हैं तथा अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो जो मौद्रिक समिति होती है इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 मेंबर्स आरबीआई के प्रतिनिधि और 3 जो मेंबर्स होते हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वो ऋण जिसकी ब्याज की दर परिवर्तनशील यानी होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो वह ऋण जिसके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है उसे बोला जाता है फ्लोटिंग दर ऋण, फ्लोटिंग रेट लोन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं किस समिति की अनुशंसा पर थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष 2004-05 से बदल के 11-12 किया गया। तो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बदलकर 2004-05 से 11-12 सौमित्र चौधरी समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वस्तुओं की जो थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष अभिजीत सेन को बनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे विदेशी वाणिज्यिक उधारी एक्सटेंशनल कमर्शियल ब्रोइंग ECB को कौन विनियमित करता है। तो विदेशी वाणिज्यिक उधारी को आरबीआई विनियमित करता है यानी कि कंट्रोल। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का परिणाम क्या होता है। आरबीआई के द्वारा बैंक दर कम करने का परिणाम बाजार की तरलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे वन फैक्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार दर बेस रेट आधारित ऋण प्रणाली को समाप्त कर वर्ष 2016 में सीमांत निधि लागत पर आधारित ऋण दर को लागू किया था। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि निर्धारित भाग नगद आरक्षित अनुपात CRR कहलाता है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन के प्रभाव देखना। जो सेक्टर होंगे या फिर जो वर्ग होगा उसका मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर हम उसको वन बाय वन देखेंगे। जैसे जो उत्पादक होंगे यानी कि जो किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उसको उत्पादक कहते हैं। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में इनको लाभ होगा, बट जो मुद्रा संकुचन की कंडीशन होगी उसमें इन्हें हानि होगी। और जो उपभोक्ता है उपभोक्ता को मुद्रास्फीति में हानि होगी एंड मुद्रा संकुचन में लाभ होगा। एंड जो ऋणी होते हैं ऋणी को मुद्रास्फीति की कंडीशन में लाभ होगा एंड जो मुद्रा संकुचन होते हैं उसमें हानि होगी। ऋणदाता को मुद्रास्फीति में हानि और मुद्रा संकुचन में लाभ होगा। निर्यात को मुद्रास्फीति में कमी आएगी एंड देन मुद्रा संकुचन में वृद्धि हो जाएगी। आयात होता है आयात मुद्रास्फीति में बढ़ जाएगा और मुद्रा संकुचन की स्थिति में कम हो जाएगा। जो सार्वजनिक बचत है मुद्रास्फीति की सिचुएशन में इसमें कमी आ जाएगी और मुद्रा संकुचन में वृद्धि हो जाएगी। सार्वजनिक व्यय में जो मुद्रास्फीति की सिचुएशन होगी इसमें वृद्धि होगी एंड देन मुद्रा संकुचन में
कमी आएगी। स्थिर आय समूह में मुद्रास्फीति में हानि होगी और मुद्रा संकुचन में लाभ होगा। परिवर्तनशील आय समूह मुद्रास्फीति में लाभ होगा और मुद्रा संकुचन में हानि होगी। व्यापारी वर्ग को मुद्रास्फीति में लाभ होगा, मुद्रा संकुचन में हानि होगी। जो पेंशन भोगी वर्ग है, मुद्रास्फीति की सिचुएशन में इनको हानि होगी, जब मुद्रा संकुचन होगा उस स्थिति में इनको लाभ होगा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको देखते हैं। CRR तथा SLR को सम्मिलित रूप से आरक्षित अनुपात अथवा RBI का नीतिगत अनुपात पॉलिसी रेशियो कहा जाता है। जो CRR है और SLR है, इसको सम्मिलित रूप से आरक्षित अनुपात और RBI का नीतिगत अनुपात कहा जाता है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट MCQ जो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच पाए और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।